एक रात एक लाल जैसा दिखने वाला चीज आसमान से गिरता हुआ एक घने जंगल में आकर गिर जाता है। एक हिरन चुपचाप पास में घास खा रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक अजीब सा नीले टेंटेकल निकलकर उस मासूम जानवर पर हमला करता है। अगले दिन एक कपल रूथ और हैरी अपने कार में फॉरेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। हैरी रेडियो पर गाना चलाकर गाना गाकर गाड़ी चला रहा होता है। उसकी आवाज से उसकी गर्लफ्रेंड रूथ जाग जाती है और वो हैरी से इशारा करके चुप होने के लिए कहती है। हैरी माफी मांगता है और रूथ अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड फिर से गाने लगता है और वो परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक होटल के पास पहुंचते हैं और खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। कुछ देर के बाद एक लड़का उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि वो कचरा उठाने आया है, लेकिन हैरी कहता है कि उन्होंने अभी तक खाना स्टार्ट नहीं किया। तभी अचानक लड़का परेशान होकर उनसे पूछता है क्या उन्होंने आसमान से गिरते हुए लाल रोशनी को देखा है, लेकिन उसके बाद लड़के की माँ उसे अंदर बुलाती है। खाने के बाद हैरी और रूथ रेड रिच ट्रेल की तरफ जा रहे होते हैं। जब वो पहुंचते हैं, हैरी रूथ के चेहरे पर टेंशन देखकर उसे कहता है कि वो यहाँ चौथी बार कैंपिंग करने के लिए आए हैं, इसीलिए अब डरो मत। लेकिन फिर भी रूथ के चेहरे पर परेशानी दिखती है जब वो दोनों जंगल में जाते हैं। बाद में जब हैरी अपनी चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड बेलिंडा के साथ अपनी पहली किस की यादों को ताज़ा करने लगता है, तब रूथ को लगता है कि कुछ उनके पीछे है और वो पीछे देखकर चेक करती है। रूथ पीछे रह जाती है तो हैरी तुरंत उसे बुलाता है और कहता है कि रात होने से पहले हमें कैंप सेटअप करना होगा। कैंप साइट पर हैरी खाना बना रहा होता है जबकि रूथ टेंट लगाने की कोशिश कर रही होती है। रूथ परेशान होकर हैरी से कहती है टेंट लगा देने के लिए, लेकिन वो रूथ से कहता है कि ये काम उसे ही खुद करना होगा। मजाक में उसे बताती है कि अगर वो टेंट लगा देता है तो दोनों रात में एंजॉय कर सकते हैं, और एक्साइटमेंट में हैरी तुरंत टेंट लगाने लगता है। रात में रूथ जाकर अपने टेंट से बाहर निकलती है। टॉयलेट करने के बाद उसे अचानक पेड़ों के बीच से आवाज सुनाई देती है। वो टॉर्च पेड़ों की तरफ फ्लैश करती है और एक हिरन को खुद पर घूरते हुए देखती है। तभी हैरी पीछे से अचानक आ जाता है जिससे रूथ डर जाती है। रूथ ने बताया कि उसने एक हिरन को देखा था, लेकिन हैरी को यह अजीब नहीं लगता क्योंकि यह जंगल है और जानवर तो दिखाई देंगे ही। अगले दिन दोनों जंगल में घूमने निकलते हैं और समुद्र के तरफ पहुंचते हैं। हैरी रूथ को बताता है कि ये उसका फेवरेट जगह है और वो रूथ को शादी के लिए प्रपोज करता है। हैरी के दिल से निकली बात के बावजूद रूथ का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जैसे वो ये सब उम्मीद कर ही नहीं रही थी। वो अचानक से हांफने लगती है जिस वजह से उसे तुरंत दवाई लेनी होती है। जब वो खुद को संभाल लेती है तब रूथ माफी मांगती है और कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि दोनों अभी फिलहाल जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, शादी करने की जरूरत क्या है। हर्ट होकर हैरी उसकी बात मान लेता है। बाद में जब हैरी अपने टेंट को सेट कर रहा होता है, रूथ चुपचाप बैठे हुए अपने दुखी बॉयफ्रेंड को देख रही होती है। रूथ चाहती है कि उन दोनों के बीच में जो हुआ है उसके बारे में वो बात करे, और वो उसे पूछती है कि हैरी जानता है कि उसे शादी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी उसने प्रपोज क्यों किया। जवाब में हैरी उसे बताता है कि वो उसे अपने रिश्तों के साथ होने वाले मसले के बारे में खुलकर बात करना चाहता है, जैसे कि रूथ अपने थेरेपिस्ट के साथ करती है। हैरी ने बताया कि रूथ के माता पिता के डिवोर्स से होने वाले झगड़े ने उसके सभी रिश्तों पर असर डाला है, जिसके कारण रूथ कभी कभी गुस्से में आ जाती है। सिचुएशन को और भी बिगाड़ने से बचने के लिए हैरी अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए चला जाता है। अगले दिन रूथ अकेले उठती है और हैरी का एक नोट देखती है जिसमें लिखा है कि वो अपना दिमाग क्लियर करने के लिए वॉक पर गया है। जैसे ही वो बेसब्री से इंतजार करती है, वो अपने फोन सिग्नल पाने के लिए घूमने निकलती है और डॉक्टर लेडलो यानी कि अपने थेरेपिस्ट के पास कॉल करने की कोशिश करती है। रास्ते में वो एक भयानक मंजर देखती है जहाँ एक हिरन की लाश है जिसका पूरा शरीर किसी काले पदार्थ के कारण सड़ गया है। तभी वहाँ हैरी आता है और रूथ तुरंत ही हैरी को गले लगा लेती है। परेशान होकर रूथ पूछती है क्या ये वही हिरन है जिसे उसने कल रात देखा था, लेकिन हैरी उसकी बात को नकारता है और उसे संभालकर वापस कैंप की तरफ ले जाता है। रात ढलते ही हैरी रूथ को एक किताब दिखाता है जिसमें लिखा है कि डियर अक्सर वार्ड्स नाम के बीमारी से पीड़ित होते हैं जो काले पदार्थ का कारण हो सकता है। लेकिन रूथ का ध्यान जाता है कि जो भी उस बेचारे जानवर को मार चुका है वो अभी भी जंगल में ही घूम रहा होगा। हैरी उसे समझाता है कि उनके पास आग है और इससे वो जानवर को भगा देंगे। इसके बाद रूथ बताती है कि अपने माता पिता के खराब शादीशुदा जिंदगी के कारण वो खुद शादी नहीं करना चाहती। शादी से इनकार करने के बावजूद वो हैरी के साथ रहना चाहती है क्योंकि रूथ हैरी से प्यार करती है और वो उम्मीद करती है कि ये उनके लिए काफी होगा। हैरी मुस्कुराते हुए उसकी बात को मान लेता है।
थोड़ी देर के बाद जब हैरी खाना पकाता है, रूथ टॉयलेट करने जाती है। वो इधर उधर घूमते हुए गाइड बुक में देखी हुई उस पीले फूल को देखती है। पीले फूल को देखकर उसने पास के गुफा में एक चमकता हुआ टुकड़ा देखा। वो गुफा के अंदर चली जाती है और रूथ अंदर में नीले चमकदार पदार्थ को देखती है। जब उसके पीछे कुछ महसूस होता है, वो धीरे से मुड़कर पीछे देखती है और डर में चिल्लाती है। इस बीच हैरी रूथ का इंतजार करता है, लेकिन 30 मिनट के बाद भी रूथ लौटी नहीं है। चिंता में हैरी जंगलों में घूमता है रूथ को ढूंढने के लिए, और वो उसे पेड़ों के बीच में खड़ा हुआ दिखता है। जब हैरी उसे पूछता है कि इतनी देर क्यों लगी, रूथ बताती है कि वो भटक गई थी। जब वो आगे बढ़ते हैं तो हैरी उसके अजीब हरकतों को नोटिस करता है। उस रात हैरी जाग जाता है और देखता है कि रूथ उसके साथ नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकलता है। तभी वो एक छुरा लेकर उसके पीछे से अचानक आती है, जिससे हैरी डर जाता है और पूछता है कि उसके पास छुरा क्यों है। रूथ उसे कहती है कि उसने किसी जानवर की आवाज सुनी थी। हैरी उसे चाकू मांगता है, लेकिन वो देने से हिचकिचाती है। दोनों अपने टेंट में आराम करते हैं, लेकिन हैरी सो जाता है, पर रूथ पूरी रात अपनी आंख खुली रखती है। और जब सुबह हैरी उसे पूछता है कि उसका नींद पूरा हुआ कि नहीं, जिस पर रूथ हाँ कहती है। उसके बाद जब हैरी अपनी चीजें पैक कर रहा होता है तो उसने देखा कि रूथ थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। रूथ हैरी के शादी के प्रपोजल को ठुकराने के लिए माफी मांगती है और अब वो इसे एक और मौका देना चाहती है। वो हैरी से कहती है कि वो उसे फिर से प्रपोज करे, ऐसा लगना चाहिए जैसे वो पहली बार कर रहे हैं। पहाड़ के किनारे हैरी रूथ के सामने झुककर फिर से उसे प्रपोज करता है, लेकिन इस बार रूथ हाँ कहती है। ये देखकर हैरी बहुत खुश होता है, लेकिन तभी अचानक से रूथ हैरी के जांघ पर मारती है और उसे पहाड़ से नीचे गिरा देती है और वो मर जाता है। रूथ भागने लगती है और कुछ दूर जाने के बाद वो थक कर जमीन पर गिर जाती है। किस्मत से एक कपल रे और विवियन उसे पानी पिलाकर मदद करते हैं। रूथ से पूछा जाता है कि हुआ क्या था, लेकिन जवाब में रूथ ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा। दोनों को रूथ को देखकर तरस आता है और वो उसे अपने साथ अपने टेंट में रात भर रहने के लिए बोलते हैं। सुबह हो जाएगी तो वो जा सकती है। कैंप में दोनों को लगता है कि इस लड़की के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रूथ चुपचाप बैठी हुई होती है, जबकि विवियन उससे बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि उसे क्या पसंद है। रूथ ने बताया कि वो सर्फिंग करती है और विवियन ने बताया कि उन्हें भी ये बहुत पसंद है। हालांकि सामने के बीच पर कई शार्क्स हैं, जिनके कारण वो सर्फिंग नहीं कर पाते। बातचीत के बाद विवियन अपने पति से कहती है कि रूथ को जल्दी से मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, लेकिन अब रूथ के पास एक चाकू है और दोनों उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रूथ अंधेरे में दिखाई देने वाले किसी आदमी की तरफ देखकर अपना चाकू गुस्से में उठा लेती है। दोनों तब समझ पाते हैं कि रूथ इस आदमी से डरी हुई है और ये कोई और नहीं बल्कि हैरी है और वो जिंदा है। ये देखकर रूथ जंगल में भागती है और विवियन उसके पीछे जाती है, जबकि रे हैरी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वो डरावने तरीके से स्माइल करता है और वो रे की हाथ को काट देता है। हैरी अपना उंगली उठाता है और उसका उंगली लंबा और तीखा बन जाता है, जिससे वो रे का सिर को काट डालता है बड़े ही आसानी से। इस बीच विवियन रूथ को ढूंढ लेती है, जो एक पेड़ के पीछे छुपी हुई है। जब रे की आवाज अचानक उन्हें सुनाई देती है तब विवियन रूथ को तसल्ली देने की कोशिश करती है। विवियन अपने पति की आवाज सुनकर उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन रूथ उसे रोकती है। जब विवियन अपने पति के पास जाती है तो अपने पति को कटा हुआ देखती है, लेकिन हैरी उस पर पीछे से हमला करता है, जिस कारण वो जमीन पर गिर जाती है। हैरी रूथ को बुलाता है, धमकी देते हुए कि अगर वो सामने नहीं आती है तो वो विवियन को मार डालेगा। रूथ धीरे धीरे उसके पास जाती है, पर हैरी फिर भी विवियन के सिर में छुरा मार देता है, जिससे विवियन मर जाती है। रूथ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हैरी उसका हाथ पकड़ लेता है और आसानी से जमीन पर उसे ढकेल देता है। फिर वो रूथ से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो हैरी नहीं है। डर के मारे रूथ बता देती है कि उसने गुफा में गलती से असली हैरी को एक काले ककून में ढका हुआ देखा, जिसका सिर 2 टुकड़ों में कटा हुआ था। रूथ ने गुफा से भागकर दवाई ली और उसे समझ आया कि कोई मॉन्स्टर ने उसके प्रेमी को मार दिया है और अब वही मॉन्स्टर हैरी बन चुका है। रूथ पूछती है कि तुम असली में हो कौन, और वो समझाता है कि वो एक स्काउट है जो दूसरे प्लेनेट से यहाँ आया है, यहाँ के बारे में अपने लोगों को रिपोर्ट करने के लिए, यानी कि वो एक एलियन है। अब जब सब कुछ सामने आ चुका है तो वो रूथ को मारना चाहता है। एलियन उसे छुरा मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि खुद को हैरी में बदलकर उसने हैरी के फीलिंग्स को भी अपने अंदर ढाल लिया है, यानी कि अब वो रूथ से प्यार करता है। रूथ उसे कहती है कि उसे जाने दे और वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएगी, लेकिन हैरी सोचने लगता है कि वो जो रूथ के लिए फील कर पा रहा है वो सच्चा प्यार है। जैसे ही वो मुड़ता है रूथ भागने की कोशिश करती है। एलियन उसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि
वो उसे प्यार करता है। थक कर रूथ रुक जाती है और उसे लड़ती है और वो एलियन को ये सब मजाक लग रहा होता है। रूथ उसे पूछती है कि वो उसे चाहता क्या है। हैरी काफी सोचने के बाद रूथ को कुछ दिखाना चाहता है। समुद्र के किनारे एलियन उसे बताता है कि उसके प्लेनेट पर प्यार नहीं होता और वो सोचता है कि ये भावना सिर्फ इंसानों के पास होती है। फिर उसने अपना स्पेसशिप रूथ को दिखाया और वो एलियन ने बताया कि वो रूथ को अपने साथ लेकर अर्थ से जाना चाहता है। जब एलियन ये सब कुछ बोल रहा होता है, रूथ उसके पैंट में एक चाकू देखती है। हैरी ने बताया कि वो रूथ को अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि बहुत से उसके जैसे ही लोग और अर्थ पर आने वाले हैं हमला करने के लिए। एलियन रूथ के साथ एक खूबसूरत जिंदगी की बात करता है और रूथ सब कुछ शांत होकर सुनती है। एलियन की बात मानकर रूथ हैरी को चुपचाप किस करने देती है। जब वो उसे स्पेसशिप के अंदर ले जाने के लिए मुड़ जाता है तो वो हिम्मत से चाकू पकड़ लेती है और उस पर पॉइंट करती है, जिससे एलियन को गुस्सा आने लगता है। अचानक रूथ उसके सीने में चाकू मारकर उसे जख्मी कर देती है और समुद्र की तरफ भाग जाती है और उसके पीछे पीछे एलियन भी भागने लगता है उसे पकड़ने के लिए। एलियन को पता नहीं था कि उसके घाव से निकलने वाला खून नजदीकी एक शार्क को खींच लाएगा। जब हैरी रूथ तक पहुंचने वाला था तभी शार्क आ गया और उस पर हमला करने लगा। रूथ समुद्र के किनारे तक वापस लौटने की कोशिश करती है और वो तुरंत जंगल में भाग जाती है, लेकिन उसका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि एलियन शार्क को मार देता है और उसके पीछे आ रहा होता है। बाद में रूथ विवियन और रे के कैंप साइट पर पहुंचती है और जल्दी से उनके छोड़े गए खाने को खाने लगती है और देखती है कि हैरी उसके पीछे ही है। एलियन अपना टेंटेकल रूथ के गर्दन के पीछे मारता है और उसे शांत करता है। डरी हुई उठती है जब उसे ये समझ में आता है कि वो एक काले ककून में फंस गई है और एलियन के नीले टेंटेकल से वो जुड़ी हुई है। एलियन कहता है कि वो उसे अपने अंदर संभालेगा ताकि वो दोनों एक हो सकें, क्योंकि रूथ उसके साथ नहीं रहना चाहती। एलियन रूथ की शक्ति का इस्तेमाल करके उसे खोखला करना चाहता है, लेकिन इस वजह से रूथ दर्द में चिल्लाने लगती है। फिर रूथ को अपने मेडिसिन का डब्बा नजर आता है और वो एक प्लान बनाती है। रूथ एलियन के अंदर समाने से पहले अपने बचपन का डर, इनसिक्योरिटी और कमजोरी के बारे में बात करती है, जिसे सुनकर एलियन को पैनिक अटैक आने लगता है जो धीरे धीरे रूथ बन रही होती है। दवाई का डब्बा खाली है, इससे एलियन जमीन पर गिर जाता है और असली रूथ से मदद मांगता है। रूथ ककून से निकलकर एलियन के सिर को कुचल देती है। अंत में रूथ कार में भाग जाती है और चली जाती है, मगर एलियन कार के रेडियो के जरिए बात करता है और कहता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब वो उसके बारे में सब जानता है। रूथ ये सब सुनकर और डर जाती है। इस बीच एलियन से कई चीजें गिरती हैं और ऐसा ही सीन फिल्म के शुरुआत में दिखाया गया था और ये देखकर लगता है कि ये तो बस एलियन इन्वेजन की शुरुआत है। और इसी के साथ 2022 में रिलीज हुई सिग्निफिकेंट अदर मूवी यहीं एंड होती है।